बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट्स के बारे में, और गैसीय स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस की थी। डिफ्यूजन, इफ्यूजन, उसके बाद हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया, डेंसिटी, मोबिलिटी, और उसके बाद हमने गैसेस लॉ के बारे में डिस्कस किया। आज हम लिक्विड स्टेट के बारे में देखते हैं कि लिक्विड स्टेट हमने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब उसमें डिस्टेंस जो है वो कम होता है। किसकी निस्बत? गैस की निस्बत। जैसे ये हमारे पास किसी कंटेनर में गैस लिक्विड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल का क्या मतलब? ना होने के बराबर। हमने देखा था कि गैस में जो हमारे पास पार्टिकल थे उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल में फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो स्पेसेस हैं वो निग्लिजिबल मीन ना होने के बराबर, और इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। किसकी निस्बत? गैस की निस्बत। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस, यानी गैसेस की निस्बत जो लिक्विड हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। सवाल भी आ सकता है व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो गैस लिक्विड है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसलिए स्ट्रांग हैं क्योंकि उनके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर। एक और बात भी हमने पढ़ी थी कि इनकी नो डेफिनिट कि लिक्विड जो है उसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती। क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लिक्विड को हम जिस चीज़ के अंदर डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे अगर लिक्विड है उसको हम गिलास में डाल रहे हैं तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर लिक्विड को हम डाल रहे हैं किसी और कंटेनर में तो वो उस कंटेनर की जो है वो शेप अटेन कर लेगा। उसके बाद दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा। तो ये लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? बुखारात का अमल, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सिंपल वर्डिंग में ये है कि जब लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये हमारी जो नेचर है उसमें भी ये प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। कैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। तो वाटर साइकिल में क्या होता है? समुद्रों से क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में वाटर ऊपर जाता है, वो फिर बादल बनते हैं, वो पानी फिर बरसता है, बादल बरसते हैं, बारिश होती है, फिर वो वाटर साइकिल के जरिए है। तो इवेपोरेशन क्या है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर हमारे पास 1 मोल है, वाटर का 1 मोल है, उसको अगर हम 40.7 किलो जूल पर मोल हीट रिक्वायर्ड, यानी इतनी हीट अगर उसको हम दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म में। यानी लिक्विड के 1 मोल को अगर हम इतनी हीट दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके फिनोमेना को देखते हैं कि इसके पीछे क्या फिनोमेना है। मैं कहता हूँ ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। लिक्विड अब होता क्या है? आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, हरकत की हालत में रहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। जो हमारे पास बिल्कुल बॉटम में, किसी भी कंटेनर के बॉटम में लिक्विड होगा
उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो होगी। उसके बाद अब कुछ मॉलिक्यूल की, कंटेनर में वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की एवरेज होगी। सारे मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि ये बॉटम में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, जो हमारे पास मिडल में यानी सेंटर में है उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी, और जो टॉप पे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। अब इवेपोरेशन क्या चीज़ है, मैं इसको हीट देना शुरू कर देता हूँ। मैं इस कंटेनर को हीट दे रहा हूँ, किसी भी हीट सोर्स से हम हीट करेंगे इसको। जब हीट करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, कोलिजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो लोअर वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ये आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। ये क्या होगा, ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो इधर अपनी ट्रांसफर कर देंगे। ये वाले लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी अब एवरेज से ज़्यादा हो जाएगी, और जो टॉप पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ये फिर ऊपर जाएंगे, यानी ये कोलाइड करते रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाएगी, ये आपस में कोलाइड करते रहेंगे, क्लूजन का अमल जो है वो तेज हो जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। अब जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, और वो क्या होगा, इनके दरमियान जो वो एक इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और ये जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर हम दोबारा इन वेपर्स को इकट्ठा करके कूल करें यानी ठंडा करें तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या, चेंजिंग ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी हम वेपर्स को जब इकट्ठा करके उसको ठंडा करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से क्या हो रहा है। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस यानी ठंडक पैदा करने का अमल क्यों है। इवेपोरेशन जो है वो नॉर्मली जो है वो आप कह सकते हो कि हर टेम्परेचर पे भी होती है, कम टेम्परेचर पे भी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी होती है। यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस क्यों है। When high energy molecules, temperature of remaining molecule fall down to compensate this deficiency, molecule absorb energy from the surrounding. अब होता क्या है, मैंने जैसे ही आपको बताया है इवेपोरेशन का प्रोसेस, इसमें काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा होगी वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल रह जाएंगे, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, उनकी काइनेटिक उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि हमने इसको वेपर में चेंज किया और ये हीट सोर्स मैंने यहाँ से हटा दिया। अब जो वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बाहर निकलेंगे तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल इसके अंदर बचेंगे उनका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन। जो इसके अंदर मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है जिनका टेम्परेचर कम हो रहा है वो अपने डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, यानी जो उसमें टेम्परेचर की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, यानी इर्द गिर्द से वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। जब वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज, टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन टू कंपनसेट का मतलब होता है कमी को पूरा करना। दिस डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इर्द गिर्द से हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारे पास सिस्टम है पूरा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड वी फील कूल। इसका सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप अपनी हथेली के ऊपर अल्कोहल को ड्रॉप करते हो, अल्कोहल को गिराते हो, तो कुछ देर बाद क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है अपने हाथ पे। उसमें बेसिकली यही फिनोमेना जो है वो यूज हो रहा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। आगे हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अवामिल की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो इवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कोई चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा।
अच्छा, अब लार्जर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना तेज होगा। लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन, स्मॉलर द सरफेस एरिया लोअर विल बी द इवेपोरेशन। क्या मतलब, इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। अमूमन हम घरों में जब चाय पीते हैं तो चाय को ठंडा करने के लिए हम पिरेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सॉसर भी पढ़ते हैं इंग्लिश में। अच्छा, अगर हमारे पास एक कप है और एक सॉसर है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय किस में जल्दी ठंडी होगी। चाय सॉसर में ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और जो हमारे पास कप है उसका सरफेस एरिया कम है। यानी किसी चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना तेज होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, स्लो होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे? हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है, फास्ट होता है, और लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, लो होगा। वजह क्या है कि जब हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या किसी भी कंटेनर जिसमें हमारे पास लिक्विड है उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी मॉलिक्यूल के दरमियान वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी, वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से क्या होना शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर लेवल ऑफ कंटेनर हैविंग हाई टेम्परेचर डिक्रीज अर्लियर। यानी अगर हमारे पास दो कंटेनर हैं, हमारे पास क्या चीज है, दो कंटेनर हैं, दोनों में हमारे पास लिक्विड है। एक का टेम्परेचर जो है वो मैं कहता हूं 100 डिग्री सेल्सियस है, एक का टेम्परेचर जो है वो मैं कहता हूं 200 डिग्री सेल्सियस है, और एक का टेम्परेचर मैं कहता हूं 100 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, वो क्या कह रहा है, वाटर लेवल ऑफ कंटेनर हैविंग हाई टेम्परेचर डिक्रीज अर्लियर। अब पानी का लेवल जो है वो दोनों में सेम है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है। तो पहले वाटर लेवल किसका डिक्रीज होगा जल्दी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होगा, इसीलिए इसका वाटर लेवल जल्दी कम होगा, इसका देर से कम होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी और मॉलिक्यूल जो है वो तेजी से इवेपोरेट होंगे। इसकी ये एग्जांपल। आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लास्ट फैक्टर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव लो इवेपोरेशन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, और जिनमें इवेपोरेशन जो है वो लो है, यानी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनमें मॉलिक्यूल में, उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास वाटर है और अल्कोहल। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो वाटर जो है वो देर से इवेपोरेट होगा, अल्कोहल जो है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। अमूमन आपने देखा होगा जब आप अपने पाम पे यानी हथेली के ऊपर किसी भी अल्कोहल को अपनी हथेली के ऊपर रखेंगे तो वो फौरन से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं और वाटर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन इवेपोरेशन, हाउ सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन, या वो कह सकते हैं हाउ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन, या व्हाई एट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन विल बी हाई। ज़्यादा टेम्परेचर पे इवेपोरेशन क्यों ज़्यादा होगी, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से वो कहेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन इवेपोरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इवेपोरेशन के ऊपर क्या असर है। तो ये आज का टॉपिक था। होप सो आपको समझ में आएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।